हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम जो कि बीएससी के सिलेबस में इंक्लूड है और उसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पैरामीशियम के बारे में पूरा पढ़ना है। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीशियम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका। तो फाइलम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। सब फाइलम सिलिफोरा, क्लास सिलिएटा, सब क्लास होलोट्रिचा, ऑर्डर हेम्नोस्टोमैटिडा और जीनस जो है पैरामीशियम है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर सिलिएटेड प्रोटोजोआ है जिसकी पूरे विश्व में केवल 10 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से पैरामीशियम कैडेटम अत्यधिक रूप से पाए जाने वाला स्पीसीज है। पैरामीशियम की अधिकांश स्पीसीज जो होती हैं वो रिवर, लेक, पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनकी अधिकांश स्पीसीज जो होती हैं कलरलेस होती हैं। शेप और साइज की बात करें, शेप, साइज और कलर की बात करें तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर मिक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, यानी आपको पॉन्ड्स या रिवर के वाटर, एक बूंद वाटर को स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप से अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें पैरामीशियम दिखाई देगा। इसकी बॉडी 30 से 80 माइक्रो लंबी होती है। पैरामीशियम अधिकतर स्पीसीज में सेल का शेप जो होता है स्पिंडल होता है। इसकी सेल अधिकतर मिन्यूट साइज या स्लीपर शेप, चप्पल के आकार के होने के कारण पैरामीशियम को नॉर्मली स्लीपर एनिमल्स भी कहते हैं। पैरामीशियम यूनिसेलुलर बॉडी का एंटीरियर इंड जो होता है, जो आगे का हिस्सा जो होता है वह बॉर्ड होता है, चौड़ा होता है और राउंड शेप में होता है, तथा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है कोनिकल शेप में होता है। अपर बॉडी एबोरल सरफेस तथा लोअर बॉडी ओरल सरफेस के फॉर्म में होती है। तो अपर बॉडी किस फॉर्म में होती है, एबोरल सरफेस, और लोअर बॉडी जो होती है ओरल सरफेस के फॉर्म में होती है। पैरामीशियम की बॉडी की एंटीरियर लेटरल साइड पर एक ओरल ग्रो अरेंज होता है। पेलिकल की बात करें तो पैरामीशियम की पूरी सेल एक ट्रांसपेरेंट इलास्टिक वाल के द्वारा कवर्ड होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। यह वाल अनेक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स वाली होती है। इस सेल के मिडिल में सीलिया डेवलप्ड होता है। प्रत्येक सेल के मिडिल में क्या डेवलप्ड होता है, सीलिया। बात करेंगे सीलिया के बारे में तो पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है जिसकी सेल के सरफेस पे 19 से 20,000 मिक्रोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस सीलिया यानी प्रत्येक सीलिया की जो लेंथ होती है वो 10 से 20 माइक्रोन लेंथ का होता है। पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाने वाले सीलिया एक ग्रुप टैल के फॉर्म में अरेंज होती है, नीचे एक ग्रुप के फॉर्म में अरेंज भी होती हैं और पूरे पेलिकल पर उसके चारों तरफ कवरिंग होता है सीलिया का। अब इसकी बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स का। तो साइटोप्लाज्मा क्या है, पैरामीशियम के प्रत्येक सेल में एक फ्लूइड लाइट स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, जो पेलिकल से क्या होता है, कवर होता है। यह साइटोप्लाज्मा पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है जिसमें दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें हम इक्टोप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा कहते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियस। पैरामीशियम के सेल हेट्रोकैरियोटिक होती हैं, यानी इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। अतः प्रत्येक सेल में 2 यूनिसिमिलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें बड़े आकार का न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो माइनली सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी प्रकार माइक्रोन्यूक्लियस के अलावा इसमें एक स्मॉल साइज का मिक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है जो स्फेरिकल्स यानी गोलाकार आकार का होता है, जो सेल के डिवीज़न को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो सेल के डिवीज़न को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप दो देख लेंगे, यह हो गया आपका माइक्रोन्यूक्लियस जो किडनी शेप है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और एक छोटा सा जो होता है मिक्रोन्यूक्लियस होता है जो राउंड शेप का होता है, जो डिवीज़न को कंट्रोल करता है। जैसे कि बताया गया है कि इंटीरियर
एक है आगे की तरफ इंटीरियर इंड होता है और पीछे की तरफ क्या होता है, पोस्टीरियर इंड। यह राउंड शेप का होता है और यह कोनिकल्स आकार का होता है। और इसके चारों तरफ जो कवरिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और इसी में सीलिया आप लोग देख रहे हैं, इसके चारों तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और यहाँ पे एक ओरल, इसके लेटरल साइड पर एक ओरल ग्रो होता है। इसके लेटरल साइड पर क्या होता है, एक ओरल ग्रो होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एक इंटीरियर इंड पर और एक पोस्टीरियर इंड पर होते हैं। ये कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स क्या करते हैं कि पैरामीशियम में जल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालते हैं। तो इनका काम है ऑस्मो रेगुलेशंस का काम ये करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स के बारे में कि कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स क्या हैं। इसके प्रत्येक सेल में साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा में दो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स पाए जाते हैं तथा दोनों वैक्यूल्स अपने पोजीशन में एक निश्चित प्लेस पर पाई जाती हैं। अतः एक वैक्यूल्स सेल अपर साइड पर, दूसरे वैक्यूल सेल के लोअर साइड पर अरेंज होते हैं। प्रत्येक कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स के चारों ओर 6 से 10 लंबी पतली रेडिकल कैनाल पाई जाती हैं तथा कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स के इंड पर एक मिन्यूट पोर होता है। पैरामीशियम सेल में जो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स का मेन फंक्शन सेल में पाए जाने वाले वाटर लेवल को मेंटेन रखना है तथा इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अतः कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स मेन फंक्शन ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा कंट्रोल करना होता है। इन वैक्यूल्स के द्वारा वाटर सेल में इंटर करते हैं तथा सेल में वाटर की मात्रा अधिक होने पर कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स जल को एब्जॉर्ब करके सेल के बाहर रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। पैरामीशियम के सेल के अंदर इन स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा वाले भाग में पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जो कि ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की सेल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ट्राइकोसिस्ट क्या करता है, पैरामीशियम सेल को सेफ्टी प्रदान करता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग बात करें अगर तो जो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स होते हैं इसमें से पानी पैरामीशियम के अंदर आता है। जब पैरामीशियम में पानी अधिक होता है तो जो रेडियल इसके चारों तरफ जो पाए जाते हैं वह जल को एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ जल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ऑस्मो रेगुलेशंस में। तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है जिसके प्रत्येक सेल में दो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एक साइटोप्लाज्मा के इंडोप्लाज्मा में एंटीरियर और पोस्टीरियर कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स के रूप में अरेंज रहते हैं। प्रत्येक कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स एक हालो लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है जो सेल के मेम्ब्रेन पर एक पोर के फॉर्म में ओपन होता है। एक पोर के फॉर्म में क्या होता है, ओपन होता है। प्रत्येक कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स के चारों ओर 6 से 10 लंबी रेडियल कैनाल होती हैं जिसे फीडर कैनाल्स अरेंज रहती हैं। पैरामीशियम में सेल कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स का मेन वर्क जो होता है ऑस्मोसिस क्रिया को कंट्रोल करना होता है। क्या करता है, ऑस्मोसिस क्रिया को कंट्रोल करता है। अतः यह स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्मा में वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। पैरामीशियम की सेल में एंडोमोसिस की क्रिया द्वारा लगातार जल एब्जॉर्ब होती रहती हैं। इसके द्वारा साइटोप्लाज्मा में वाटर लेवल बढ़ जाने पर साइटोप्लाज्मा का जो कंट्रैक्शंस एक्सटर्नल मीडियम के कंपेयर में बढ़ जाता है, जिससे कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स लगातार कंट्रैक्ट रिलैक्स करने पर साइटोप्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कंट्रोल रहती है। पैरामीशियम में सेल लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करने पर कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स अपने आकार में ग्रोथ करता है तथा इनके श्रिंक करने पर इनकी पोर द्वारा सेल के बाहर निकल जाता है। तो जो कंट्रैक्टिकल वैक्यूल्स यानी इस पोर के द्वारा जल इसमें प्रवेश करता है पैरामीशियम में, और जो रेडियल कैनाल होते हैं इसके द्वारा जो जल होता है बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग पैरामीशियम में रिप्रोडक्शंस की। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शंस किस प्रकार से होते हैं। तो पैरामीशियम्स की डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जिनकी अधिकांश स्पीसीज में बाइनरी फिशियंस, ऑटोगैमी, कंजुगेशंस के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाइनरी फिशियंस की। पैरामीशियम के अधिकांश स्पीसीज फेरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिशियंस द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया करती हैं। इस विधि में पैरामीशियम की प्रत्येक सेल साइज में ग्रोथ करके ट्रांसफर डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाती हैं, यानी ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसके कारण दो डॉटर सेल बनाती हैं। यह विधि ट्रांसफर बाइनरी फिशंस भी कहलाती हैं। बाइनरी फिशंस स्टार्ट होने पर पैरामीशियम की ईच सेल शेप में ग्रोथ करके
ओरल ग्रो को डीजनरेट पहले करते हैं और सेल तब फूड ऑब्टेन करना बंद कर देता है। जब ओरल ग्रो जो होता है डीजनरेट हो जाता है तो पैरामीशियम भोजन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। सेल के दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होकर न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं तथा पूरी सेल के अंदर एलोंगेनेशन हो जाने पर इसका साइटोप्लाज्मा दो बार डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम एक सेल से दो डॉटर सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैरामीशियम इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, यानी बीच से क्या करेगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले ओरल ग्रो जो होगा वह क्या हो जाएगा, एक माइक्रोन्यूक्लियस है, एक मिक्रोन्यूक्लियस है। और सबसे पहले ओरल ग्रो क्या होगा, डीजनरेट होगा, तो पैरामीशियम फूड ऑब्टेन करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। उस अवस्था में जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वह डिवाइड होगा ए मिटोटिकली, और मिक्रोन्यूक्लियस जो डिवाइड होगा मिटोटिकली डिवाइड होगा। और जैसे ही ओरल ग्रो डिसअपियर होता है तो बीच से ये क्या होता है, पैरामीशियम धंसना प्रारंभ होता है और इंटीरियर इन पर एक न्यू ओरल ग्रो बनता है और पोस्टीरियर इन पर भी एक न्यू ओरल ग्रो बन जाता है और दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होकर के, और बीच से पैरामीशियम में एक वाल बन जाती है। इस तरह से एक पैरामीशियम ट्रांसफरली डिवाइड होकर के दो डॉटर पैरामीशियम में बदल जाता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, दो भाग में डिवाइड होते हैं, तो एक माइक्रोन्यूक्लियस पोस्टीरियर इंड पर और एक इंटीरियर इंड पर क्या होता है, चला जाता है, और एक मिक्रोन्यूक्लियस भी। इस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम्स बन जाते हैं जो बिल्कुल ही जो मदर पैरामीशियम है उसके समान होता है। तो बाइनरी फिशंस की पूरी प्रक्रिया में 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तथा प्रत्येक पैरामीशियम की सेल 24 घंटे में 3 से 4 बार बाइनरी फिशंस के प्रोसेस के द्वारा जनन करती हैं। एक पैरामीशियम द्वारा प्रोड्यूस सभी डॉटर सेल जेनेटिकली सिमिलर होने के कारण क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्लोन। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट की। ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट की क्या, यह किस प्रकार का होता है। तो ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट यानी ऑटोगैमी की प्रक्रिया कब होती है, अब यह बात करेंगे हम लोग। तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की एक अन्य विधि है न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा होता है। ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक ही पैरामीशियम सेल पार्टिसिपेट करता है। यह विधि पैरामीशियम ऑरेलिया स्पीसीज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पैरामीशियम ऑरेलिया स्पीसीज में। तो पैरामीशियम ऑरेलिया की प्रत्येक सेल में दो मिक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि पैरामीशियम में एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मिक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया में दो मिक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑटोगैमी के समय इच पैरामीशियम सेल का माइक्रोन्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ऑटोगैमी के समय इच प्रत्येक पैरामीशियम सेल का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है तथा दोनों मिक्रोन्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन के द्वारा 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से 7 डीजनरेट हो जाते हैं तथा एक न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है जिसमें गैमीट न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, गैमीट न्यूक्लियस। इसमें अब एक जो बचा है न्यूक्लियस वह मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम गैमीट न्यूक्लियस कहेंगे। गैमीट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट 2 बार मिटोटिक डिवीजन्स के द्वारा 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है जिसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मिक्रोन्यूक्लियस होते हैं। दोनों माइक्रोन्यूक्लियस पुनः मिटोटिक डिवीजन द्वारा 4 मिक्रोन्यूक्लियस यानी 2 मिक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं, दोनों मिक्रोन्यूक्लियस पुनः मिटोटिक डिवीजन द्वारा 4 मिक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रत्येक पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ट्रांसफर डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के द्वारा 2 डॉटर पैरामीशियम सेल का निर्माण हो जाता है जिसके प्रत्येक सेल में 2 मिक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जैसा कि फिगर्स यहाँ पे दिखाया गया है, पैरामीशियम ऑरेलिया में हमने बताया कि एक माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मिक्रोन्यूक्लियस होता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, और मिक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं, जो 2 मिक्रोन्यूक्लियस होते हैं वह डिवाइड होकर के मियोसिस थ्रू के द्वारा जो बना लेते हैं 8 मिक्रोन्यूक्लियस, जिसमें से 7 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और 7 डीजनरेट जब हो जाते हैं तो केवल एक बचता है, यानी 7 डीजनरेट होने के बाद
यह जो यहाँ पे क्या बताया गया है, 7 न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं तथा एक न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। और जो एक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वह मिटोटिक डिवीजन के द्वारा एक न्यूक्लियस क्या करता है, मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। अब यह दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यह जो जाइगोट होता है, अब यह जो जाइगोट बना, फ्यूज करो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट 2 बार मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। कितना न्यूक्लियस, यह मिटोटिक डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 2 मिक्रो न्यूक्लियस होते हैं और 2 क्या होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। और जो 2 मिक्रो न्यूक्लियस होते हैं, जो 2 मिक्रो न्यूक्लियस होते हैं वह पुनः विभाजित होकर के 4 मिक्रो न्यूक्लियस का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से 4 मिक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियस बनते हैं। और 2 क्या बनते हैं, यहाँ पे 2 माइक्रो न्यूक्लियस हैं और 4 कितने हैं, मिक्रो न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें जो होगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, बीच में से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, बीच में से साइटोप्लाज्मा डिवाइड हो जाएगा और बीच में एक वॉल बन जाएगी। और इस तरह से एक पैरामीशियम 2 पैरामीशियम में बदल जाएगा, जिसमें अब जो 2 पैरामीशियम बना है इसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस और 2 क्या होंगे, मिक्रो न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। तो इस तरह के विभाजन को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी या न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंजुगेशंस का। कंजुगेशंस कब होता है, तो पैरामीशियम के अधिकांश स्पीसीज फेरेबल कंडीशंस में न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शंस करती हैं, जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शंस की यह विधि सामान्यतः बाइनरी फिशन के साथ साथ अल्टरनेट वे में चलती रहती है। यानी बाइनरी फिशंस जब पैरामीशियम में होता है तो इसके साथ साथ बाइनरी फिशंस में होने के बाद जो पैरामीशियम बनते हैं तो उसमें अल्टरनेट क्रम में कंजुगेशंस के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वह एक्सचेंज होते हैं। तो पैरामीशियम में कंजुगेशंस डिफरेंट 2 स्पीसीज के द्वारा होता है। पैरामीशियम कैडेटम में कंजुगेशंस की प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैरामीशियम कैडेटम में जो कंजुगेशन होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो पैरामीशियम होते हैं, दोनों सेल पेरेंटल सेल के समान कार्य करते हैं, जिन्हें कंजुगैंट कहते हैं। यह दोनों सेल आपस में अपने लैटरल साइड पर अटैच होते हैं तथा इनके ओरल ग्रोथ समाप्त हो जाते हैं। लैटरल साइड पर जब अटैच होंगे तो क्या होंगे, ओरल ग्रोथ समाप्त हो जाएंगे। दोनों कंजुगेट माइक्रोन्यूक्लियस समाप्त हो जाएंगे और मिक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर के 4 डाटर मिक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे तथा एक न्यूक्लियस एक्टिव रहेगा। एक न्यूक्लियस क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब दोनों कंजुगेट पेरेंटल न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन द्वारा 2 यूनिसिमिलर न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से एक स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मिग्रेट मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो स्मॉल साइज का होता है। तो जो लार्ज साइज का होता है उसको हम कहते हैं गैमीट स्टेनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब दोनों कंजुगेट के समय यानी माइग्रेट न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कंजुगेटन का मिग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस दूसरे कंजुगेंट के स्टेनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ क्या करता है, फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूस होने के बाद दोनों कंजुगेंट 12 से 18 आवर्स के बाद अलग हो जाते हैं तथा सेपरेट हुए कंजुगेट सेल एक्स कंजुगेट कहलाते हैं। दोनों एक्स कंजुगेट जाइगोट मिटोसिस द्वारा डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 4 मिक्रोन्यूक्लियस और 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। 4 मिक्रोन्यूक्लियस में 3 डीजनरेट हो जाते हैं तथा एक मिक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर के न्यू मिक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रत्येक एक्स कंजुगेंट में 4 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मिक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं। दोनों एक्स कंजुगेट बाइनरी फिशंस द्वारा डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी प्रत्येक डॉटर सेल 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 मिक्रोन्यूक्लियस होता है। प्रत्येक सेल में मिक्रोन्यूक्लियस अगेन डिवाइड होकर के 2 मिक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं तथा प्रत्येक सेल बाइनरी फिशंस द्वारा 2
न्यू डॉटर पैरामीशियम सेल को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार पैरामीशियम दो कंजुगेंट के बीच कंजुगेशन द्वारा 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे यह प्रोसेस दिखाया गया है आपको। इन दोनों प्रोसेस में इस प्रकार चार पैरामीशियम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कंजुगेशंस को प्रभावित करने वाले कारक और सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशंस का महत्व। ये दोनों ही टॉपिक जो होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंजुगेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो डिफरेंट फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होता है। पैरामीशियम में कंजुगेशन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जैसे कंजुगेशंस मेथड में फूड की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली कंजुगेशंस का प्रोसेस फूड रिक्वायरमेंट होने के कारण होता है, यानी फूड का रिक्वायरमेंट जब होता है तब कंजुगेशंस का प्रोसेस होता है। कंजुगेशंस के प्रोसेस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि टेम्परेचर के द्वारा भी प्रभावित होती है। कंजुगेशंस की प्रक्रिया में भाग लेने वाले पैरामीशियम की सेल नॉर्मल पैरामीशियम की सेल की कंपेयरिंग में स्मॉल होता है, जिसकी लेंथ 210 मिक्रो होती है, जबकि नॉर्मल पैरामीशियम्स की लेंथ 300 से 350 मिक्रोन की होती हैं। कंजुगेशन के समय भाग लेने वाले सेल में बाह्य रूप से डिफरेंट नहीं होते, लेकिन दोनों सेल अलग अलग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो यह फैक्टर है, यानी कंजुगेशंस कब होगा, जब फूड का रिक्वायरमेंट होगा। कंजुगेशंस नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, अधिक तापमान होगा तो नहीं होगा। और उसके साथ साथ कंजुगेशंस में जो पैरामीशियम पार्टिसिपेट करेंगे उनके लेंथ स्मॉलर होंगे, यानी 210 माइक्रोन तक होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द कंजुगेशंस का महत्व क्या है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशंस का महत्व क्या है। पैरामीशियम की नॉर्मल से लगातार बाइनरी फिशंस क्रिया करने के कारण अत्यधिक कमजोर हो जाती हैं, बट कंजुगेशंस के द्वारा सेल के कंपोनेंट पुनः प्रोड्यूस होते हैं और सेल अपनी यंग स्टेज में आ जाती हैं। कंजुगेशंस के द्वारा पैरामीशियम सेल में रीजनरेशंस होता है, यानी अगर लगातार बस बाइनरी फिशन हो तो पैरामीशियम्स का जो पैरामीशियम्स जो होगा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो कंजुगेशंस जो अल्टरनेट क्रम में होता है, इसके द्वारा जो पैरामीशियम्स होते हैं वह पुनः यंग स्टेज में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। कंजुगेशंस के द्वारा पैरामीशियम सेल में रीजनरेशंस होता है। कंजुगेशन क्रिया में माइक्रोन्यूक्लियस बार बार प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पैरामीशियम सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज होती रहती हैं। कंजुगेशन क्रिया में माइक्रोन्यूक्लियस बार बार प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तेजी से होने लगती हैं। कंजुगेशन के कारण दो सेल के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, जिसके कारण इनके बीच गैमी जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप्ड होते हैं। यानी कंजुगेशंस के द्वारा दो पैरामीशियम आपस में मिलते हैं तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसके कारण इनके बीच जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप्ड होते हैं, अतः सेल में न्यू कैरेक्टर्स डेवलप्ड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यह कंजुगेशंस का महत्व है। तो आशा करते हैं कि आपको पैरामीशियम्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।